हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो मैं डिस्कस करूंगा सॉलिड स्टेट फिजिक्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मैं पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करूंगा विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आस्क्ड इन डिफरेंट competitive examination and those were also asked in उत्तराखंड सहायक अध्यापक, ठीक है, एलटी और यूकेपीएससी लेक्चरर फिजिक्स बेंस। ठीक है, इन सब का इसमें क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। क्लियर हो गया? तो स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स। और अगर हम बात करें तो मिनिमम 2 से लेकर 3 क्वेश्चन सॉलिड स्टेट फिजिक्स से भी कुछ आते ही आते हैं। मिनिमम एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और मैक्सिमम 3 to 4 क्वेश्चन क्या आ सकते हैं हमारे पास लेक्चर एलटी में आ सकते हैं। ठीक है, लेक्चरर में तो 4 to 5 क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ से। क्लियर हो गया? तो यही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं, इन सबको मैं क्या करूँगा, अपनी इस एमसीक्यूज में कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आप लोग भी मेरे साथ अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहें। ठीक है, जिससे क्या होगा, एक अच्छा लाइव इंटरेक्टिव होगा हमारे बीच में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर, विदाउट एनी डिले, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पैकिंग फ्रैक्शन फॉर बीसीसी स्ट्रक्चर। पैकिंग स्ट्रक्चर फॉर बीसीसी स्ट्रक्चर। बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा हमारे पास, ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा। देखो, वन बाय पैकिंग फ्रैक्शन की बात करते हैं, हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं। अगर देखो हम 0.34 के बारे में बात करें, सबका पता होना चाहिए हमको। ये होता है हमारे पास डायमंड। क्या पता, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, सबका पता होना चाहिए। ये डायमंड का होता है। और 0.52 ये होता है हमारे पास सिंपल क्यूबिक। ये किसका पैकिंग फ्रैक्शन होता है, सिंपल क्यूबिक। और 0.68 होता है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो बीसीसी का कितना होता है, 0.68, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा भी गया है, बीसीसी का ही पूछा गया है। और 0.74 होता है हमारे पास एफसीसी, फेज सेंटर, एफसीसी। और एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका क्या होता है हमारे पास, 0.74 होता है। ठीक है, कभी कभी तो एग्जाम में परसेंट में भी पूछा जाता है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके लिए कितना होगा, अगर परसेंट में पूछेगा तो 34%, और इसके लिए क्या होगा 52%, और इसके लिए कितना होगा 68%, और इसके लिए कितना होगा 74%। तो कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, परसेंटेज में भी पूछ लेता है। तो आपको सबके पता होने चाहिए, इतने में से ही कोई एक पूछेगा तुमसे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बीसीसी स्ट्रक्चर, बीसीसी के बारे में हमको बात कर रहा है। तो बीसीसी के लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है हमारे पास, 0.68 होता है। दैट इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन बी, जो कि क्या है हमारे पास, ऑप्शन बी में क्या है, प्रेजेंट है। क्लियर? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत रिपीटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल ऑफ एफसीसी। ठीक है, कितने हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ एफसीसी की बात कर रहा है, फेज सेंटर। ठीक है, तो यहां पर भी देखो 1 by 1 हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो 1 होता है हमारे पास, ये किसके लिए होता है हमारे पास, ये होता है सिंपल क्यूबिक। ठीक है, 1 सिंपल क्यूबिक के लिए होता है। और 2 जो होता है हमारे पास, ये होता है बीसीसी के लिए। सबका याद होना चाहिए आपको, बीसीसी के लिए 2 होता है। और यहाँ हमसे एफसीसी के लिए पूछा गया है, तो एफसीसी फेज सेंटर के लिए 4 होता है। और मे बी 6 एचसीपी के लिए होता है। एक बार इसको चेक कर लेंगे, मुझे एचसीपी का याद आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो चुका है? तो अब हमारे पास यहाँ से हमसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एफसीसी में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने सेल्स होते हैं। यूनिट सेल क्या होता है, कंटिन्यूअस रिपीटेशन होता है। उसी की रिपीटेशन से हम क्या करते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। क्लियर हो चुका है? तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल ऑफ, अगर मैं पूछूं एफसीसी,
FCC का पूछूंगा तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सी मीन्स ऑप्शन नंबर सी मीन्स 4। 4 क्या हो जाएंगे, 4 एटम पर यूनिट सेल, ठीक है, इन्हीं का रिपीटेशन होगा 4, ठीक है, 4 एटम पर यूनिट सेल। क्लियर, तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर 3 which was also important questions, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इज मैक्सिमम इन, ठीक है, जो सबसे ज्यादा एटम टू एटम नियरेस्ट डिस्टेंस होती है वो सबसे ज्यादा किस में होती है, सिंपल क्यूबिक के केस में होती है। किसके केस में होती है, सिंपल क्यूबिक के केस में होती है। सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 is the most important question for the LT 2024 100%, ठीक है, 100%। इस तरीके का क्वेश्चन आज तक कभी नहीं आया है एलटी में, तो इस बार आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास द स्ट्रक्चर ABC आर द लैटिस कांस्टेंट एंड अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स, ठीक है। तो स्ट्रक्चर A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C मीन्स जो साइड से हैं वो ए बी तीन के तीन क्या है, अलग अलग है, और अल्फा इक्वल टू बीटा कितना है 90 है, पर गामा क्या है 90 नहीं है। तो ये रिप्रेजेंट किसको करता है, जनरली जो ये गिवन स्ट्रक्चर है ये तो मोनोक्लिनिक को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, मोनोक्लिनिक को रिप्रेजेंट करता है। बट आप लोगों को सबका अल्फा बीटा और सबके लैटिस कांस्टेंट क्या पता होने चाहिए। अगर मैं बात करूं ट्राई क्लिनिक के केस में क्या होता है, ए भी इक्वल नहीं होता है, बी भी इक्वल नहीं होता है, और सी भी इक्वल नहीं होता है। ए बी सी आर इक्वल नहीं होते हैं। एंड यहाँ क्या होता है, अल्फा इक्वल टू बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा। यहाँ अल्फा भी इक्वल टू नहीं होता है, बीटा भी नहीं होता है, और गामा भी नहीं होता है, ठीक है। असिमेट्रिक हुआ है, सबसे असिमेट्रिक हो गया। यहाँ ए बी सी भी इक्वल नहीं होंगे, और अल्फा बीटा गामा भी क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। तो ट्राई क्लिनिक भी पूछा जा सकता है तुमसे एग्जाम में, ठीक है। अगर मोनोक्लिनिक की अगर मैं बात करूं तो मोनोक्लिनिक जो गिवन है वही मोनोक्लिनिक का कंडीशन है। इसमें भी ए इक्वल टू बी, ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, एंड यहाँ अल्फा इक्वल टू बीटा, ये दोनों 90 होते हैं, बट जो गामा होता है वो 90 नहीं होता है, ठीक है। क्लियर हो चुका है। थर्ड की अगर मैं बात करूंगा, ऑर्थोरोम्बिक भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ऑर्थोरोम्बिक भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसके केस में भी क्या होता है, ऑर्थोरोम्बिक में भी ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, यहाँ पर भी क्या होता है, ए बी सी तीनों के तीन जो साइड्स हैं, एजिस हैं, इक्वल नहीं होते हैं। और यहाँ क्या होता है हमारे पास, अल्फा इक्वल टू, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये तीनों के तीन क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोरोम्बिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्थोरोम्बिक। नेक्स्ट की बात करें अगर हम ट्राइगोनल सिस्टम की बात करें, तो ट्राइगोनल सिस्टम में क्या होता है, इसमें ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। एंड यहाँ क्या होगा, अल्फा अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, और ये 120 से क्या होंगे, लेस देन, ठीक है, 120 से लेस देन होंगे, पर 90 नहीं होंगे, पर 120 से लेस देन पर 90, ठीक है, 19। इस तरीके से हम बोल सकते हैं अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा लेस देन 120, बट डज नॉट इक्वल टू 90 नहीं हो, ठीक है। क्लियर हो चुका है। तो ये 1 2 3 4 ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक और ट्राइगोनल, और एक टेट्राहेड्रल, अच्छा आगे डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। जनरली इन्हीं में से अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो इन्हीं में से जो मैंने लिखे हैं 1 2 3 4, इन्हीं में से क्या आता है, एक बार ट्राइक्लिनिक आएगा, एक बार मोनोक्लिनिक आएगा, एक बार ऑर्थोरोम्बिक आएगा, एक बार ट्राइगोनल आएगा, ठीक है। तो इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। आपको सबको लैटिस कांस्टेंट और उनके एंगल्स क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। इनको अगर याद कर लेते हो तो बात बन जाने वाली है, 1 मार्क्स आपका 100% आ जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, एंड अल्फा बीटा इक्वल टू 90 बट गामा डज नॉट इक्वल टू 90। तो इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर होगा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मोनोक्लिनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है। तो सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 was also important for the upcoming examination. Question is that which of the following previous lattice
इज फाउंड इन द ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अगर हम ब्रीवियस लैटिस की अगर हम बात करेंगे, 3 डायमेंशन में 14 होते हैं। ठीक है, और 2 डायमेंशन में कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है, हमारे पास बेस सेंटर भी होता है, बॉडी सेंटर भी होता है, फेस सेंटर भी होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक में बेस सेंटर भी मिलेगा आपको, बॉडी सेंटर में मिलेगा, फेस सेंटर भी मिलेगा। तो इसका मतलब ऑर्थोरोम्बिक जो है हमारे पास ब्रेवियस लेटिस में हर तरीके का मिलेगा, बीसीसी भी मिलेगा, एफसीसी भी मिलेगा और बॉडी सेंटर भी मिलेगा। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, नाउ moving on, question number 6. Question number 6 is also most important question. So many times we will ask this question in many examination. ठीक है, क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, द मिलर इंडाइसिस ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू वाई एंड जेड एक्सिस। तो सबसे पहले तो मैं क्या बनाऊंगा, वाई जेड एक्सिस बनाता हूं, उसके प्लेन। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास ये हो गया एक्स एक्सिस हो गया, और ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो वाई जेड एक्सिस के जो पैरेलल प्लेन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, वाई जेड एक्सिस के पैरेलल, सपोज दैट इसने एक्स में इंटरसेप्ट कहाँ करा, ए पॉइंट पर किया, तो इसके इंटरसेप्ट क्या आएंगे, इंटरसेप्ट क्या आएंगे बेटे, ये वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन होगा तो यहाँ x इक्वल टू में a या 1 भी लिख सकता हूँ, 1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और y और z क्या है, y z का पैरेलल होगा तो दे विल मीट इन इंफिनिटी, तो y और z क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। ये स्टेप नंबर फर्स्ट कर देना है। ये क्या है, इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर दिया आपने, 1 इंफिनिटी कॉमा इंफिनिटी। इंफिनिटी कॉमा इंफिनिटी क्यों किया, क्योंकि पैरेलल प्लेन्स के लिए क्या होगा, इंटरसेप्ट क्या होता है, इंफिनिटी होगा, y और z, इसीलिए मैंने इंफिनिटी लिखा है। गेटिंग। उसके बाद स्टेप 2 क्या करते हैं हम, रेसिप्रोकल करते हैं। स्टेप 2 अगर तुम रेसिप्रोकल करोगे, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, और 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 आ जाएगा, फिर से 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 आ जाएगा, तो 1 0 0 आएगा। हमेशा याद रखो, जब भी मिलर इंडाइसिस लिखोगे नो कॉमास, कोई कॉमा नहीं, कॉमा भी नहीं आएगा। अगर कॉमा में लिखोगे तो कोऑर्डिनेट बन जाएगा। ठीक है, तो दो स्टेप में आपको क्या करना है, मिलर इंडाइसिस फाइंड आउट करने हैं। क्लियर हो चुका है, तो सबसे पहले इंटरसेप्ट ढूंढोगे, उसके बाद उसका क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे। तो जो मिलर इंडाइसिस ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू वाई जेड एक्सिस होगा, क्या होगा, 1 0 0 होगा, which is present on option C. So the C is the correct answer of these questions. Okay, getting? Now question number 7. Question number 7 is also important questions. ठीक है, the details, the de Broglie wavelength. ठीक है, the de Broglie wavelength of the de Broglie wavelength, ये इसका कुछ मीनिंग नहीं है। the de Broglie wavelength of a thermal neutron at T Kelvin is। ठीक है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए हमसे यहाँ पूछा जा रहा है एक्सप्रेशन। तो जो डी ब्रोगली ने कहा कि जो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी होता है। ठीक है, और यहाँ मैं पी को रिप्लेस कर दूंगा एच अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, क्योंकि पी इक्वल टू क्या होता है, 2m के ई काइनेटिक एनर्जी होता है। अब हमको क्या करना है, फॉर गैस मॉलिक्यूल के लिए क्या होता है हमारे पास, जो थर्मल काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास, थर्मल काइनेटिक एनर्जी होती है, वो होती है 3/2 kT। के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है यहाँ पर, के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, और टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और टी क्या होता है यहाँ पर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टी क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जब हम यहाँ इसको पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एच अपॉन √3m kT आ जाएगा, के बी टी, के स्टैंड फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो बहुत बार तो इसकी वैल्यू भी याद रख लेना, 1.38 के आसपास आती है। बहुत बार बोल्ट्जमैन लैब असिस्टेंट में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू भी पूछी गई है, तो कभी कभी वैल्यूज भी आ सकती हैं, इसकी वैल्यू स्टीफन कांस्टेंट। ठीक है, ये सारी की वैल्यू भी आप एक बार 100% देख लेंगे तो उससे और हेल्प हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, लैम्डा इक्वल टू क्या आया बेटे, एच अपॉन 3m के, और ये टी आया। ठीक है, तो हमसे न्यूट्रॉन की बात कर रहा है, न्यूट्रॉन का मास रखेंगे और टेम्परेचर हमको गिवन होगा, और के फिक्स रहता है। ठीक है, तो यहाँ जो हमारे पास होगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर ऑफ ए थर्मल न्यूट्रॉन एट टी केल्विन क्या होगा, एच अपॉन 3m
kT का अंडर रूट विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन ए. सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस. ओके, नाउ moving on, question number 8. Question number 8 is also important questions. Band gap of diamond. Band gap of diamond approximately. तो जो band gap होता है डायमंड का वो क्या होता है हमारे पास 8 के अप्रोक्स होता है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. तो band gap क्या होगा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. So correct answer of this question is C. C, that means 8 electron volt. Now moving on, question number 9. Average. Question number 9 is also most important. The ये कहता है क्वेश्चन इज दैट एवरेज इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. मींस ये बोलता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो ये होता है म्यू. और बेटे म्यू को हम बोलते हैं मोबिलिटी. क्या बोलते हैं? म्यू को बोलते हैं मोबिलिटी. क्या बोलते हैं बेटे? मोबिलिटी. कंडक्टिविटी 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुआ नहीं, तो दैट इज द मोबिलिटी. आप एलिमिनेशन मेथड से भी इसका आंसर दे सकते थे. एलिमिनेशन मेथड से भी आप इसका आंसर कर सकते हैं. क्लियर? तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो कैसी लग रही है सीरीज आपको? अपना डेफिनेटली फीलिंग्स कमेंट बॉक्स में 100% शेयर करेंगे. ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्मियन. ठीक है, अब यहां पर हमसे क्या पूछा गया? फर्मियन पूछा गया है. तो फर्मियन हमारे पास कौन कौन होते हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. फर्मियंस होते क्या है? फर्मियंस होते क्या है? हैविंग हाफ इंटीग्रल स्पिन. जिसके पास क्या होता है? हाफ इंटीग्रल के फॉर्म में क्या होती है? हाफ के फॉर्म में स्पिन होती है पहला. और जो फर्मी डेराक स्टैटिक्स को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं. इसके लिए इसी को हम क्या बोलेंगे? फर्मियंस बोलेंगे. ये दो प्रॉपर्टी. तो इसके एग्जांपल हो सकते हैं हमारे पास. एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन हो सकता है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया, यहां से हो गया न्यूट्रॉन हो गया हमारे पास. ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, और भी होल्स हो गए. ठीक है, होल्स यहां पर हमारे पास होल्स हो गए. ये सब के सब क्या हो जाएंगे हमारे पास? इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, होल्स, ईटीसी, और भी बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं. ये क्या आएंगे? दे हैव फर्मियंस. हाफ स्पिन, हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है इनके पास. ठीक है, और एक और हमारे पास पार्टिकल होते हैं जिनको हम बोलते हैं बोसॉन्स. क्या पता? बोसॉन के भी एग्जाम्पल है इसमें. बोसॉन्स क्या होता है? इनके पास इंटीग्रल स्पिन होती है, सिर्फ इंटीग्रल स्पिन होती है, नंबर 1. दूसरा क्या होता है? ये दूसरा बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स को क्या करते हैं? ओबे करते हैं, फॉलो करते हैं. बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं. तो जनरली इसके एग्जांपल हुए फोटोन, फोनोन, जो मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है, फोनोन्स. ठीक है, मेसॉन्स, हीलियम एटम एट लो टेम्परेचर. ठीक है, ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ बोसॉन्स. ठीक है, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ बोसॉन्स. तो क्या पता बोसॉन्स भी, आपको बोसॉन्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, तो एग्जाम में पूछ सकता है. क्लियर? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्मियंस. फर्मियंस की बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है. इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉन. बाकी ये दोनों क्या है हमारे पास? ये दोनों बोसॉन्स हैं. ठीक है, बोसॉन्स पूछेगा तो बी एंड सी आर करेक्ट आंसर, बट इलेक्ट्रॉन इज फर्मियंस. इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे डी के पास जाएंगे. अब एग्जामिनर भी समझ गया है कि बेटे सब बच्चे ऑल ऑफ दीज होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज को ही टिक करते हैं. ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है? हर बार क्या होता है बेटे? ऑल ऑफ दीज आंसर करेक्ट नहीं होता है. क्लियर? नाउ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से क्वेश्चन है. ठीक है, सॉलिड स्टेट का ही पोर्शन है. तो बोलता है कि द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड
मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, तो आप भी क्या कर सकते हैं बेटे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेरे साथ साथ दे सकते हैं। तो जो सबसे बड़ी होती है बेटे VRMS होती है, उसके बाद होता है हमारे पास एवरेज होता है, उसके बाद क्या होता है VMP होती है, मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, तो सबसे बड़ा VRMS, उसके बाद ये, और ये उल्टा भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, सबसे कम VP, उसके बाद V एवरेज, और फिर सबसे बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर है ये, क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सॉरी, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ solid state physics. Most time these type of question asked in examination. Question number 12 is that BCC lattice is reciprocal of। देखो बेटा, जो BCC का जो BCC का जो रेसिप्रोकल होता है वो FCC होता है। ठीक है, और जो FCC का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, BCC होता है। और सिंपल क्यूबिक का क्या होता है, सिंपल क्यूबिक का होता है। और हेक्सागोनल का भी क्या होता है, हेक्सागोनल का भी क्या होता है, HCP ही होता है। तो ये हमेशा याद रखेंगे आप इसको, तो ये आगे भी आपके MCQs में काम आएगा। ठीक है, तो BCC का उल्टा रेसिप्रोकल लैटिस क्या हो जाएगा, BCC का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, BCC का क्या होगा, FCC हो जाएगा। BCC का क्या हो जाएगा, FCC हो जाएगा। सो द B इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12 is that unit cell with dimension alpha beta equal to gamma sub 90 है। ठीक है, और A इक्वल टू B है और C नहीं है। तो क्यूबिक तो सबसे सिमेट्रिक होता है, क्यूबिक होगा नहीं, ट्राइक्लिनिक पॉसिबल नहीं है, हेक्सागोनल पॉसिबल नहीं है। तो मैंने डिस्कस किया था 4 के बाद एक और बता दिया, टेट्रागोनल। तो ये जो हमारे पास ये जो डायमेंशन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेट्रागोनल को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। सो द डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, देखो एक और क्वेश्चन आ चुका है। द रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ हेक्सागोनल स्पेस। तो बेटे बीसीसी का क्या होता है, एफसीसी। हेक्सागोनल का क्या होता है, हेक्सागोनल का क्या होता है बेटे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसकी फुल फॉर्म है एससीपी का। हेक्सागोनल का क्या होता है बेटे, हेक्सागोनल का हेक्सागोनल ही होता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। ठीक है, अगर एफसीसी का पूछेगा तो एफसीसी का क्या हो जाएगा, बीसीसी। सिंपल का पूछेगा तो सिंपल क्यूबिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे किसका पूछा है, हेक्सागोनल लैटिस का पूछा गया है, तो हेक्सागोनल का क्या होगा, हेक्सागोनल ही होगा। सो द बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, नाउ 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 मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 इज दैट द रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ एफसीसी। ठीक है, एफसीसी का क्या होता है हमारे पास, एफसीसी का क्या होगा, बीसीसी, बॉडी क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक। ठीक है ना, तो एफसीसी का क्या होगा, बीसीसी हो जाएगा। सो द सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 16 इज मोस्ट इंपोर्टेंट। द मिलर इंडाइसिस ऑफ ए प्लेन इन अ लैटिस। कि मिलर इंडाइसिस होते क्या है, ऑप्शन फर्स्ट इज आर द कोऑर्डिनेट, ठीक हो गया, ऑफ द शॉर्टेस्ट रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन। तो ये जो ऑप्शन नंबर इसका ए है, ए ही इसका क्या है हमारे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, कि जो रेसिप्रोकल लैटिस होती है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द शॉर्टेस्ट रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, वो क्या होता है, प्लेन के नॉर्मल होता है, प्लेन के नॉर्मल होता है। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, डू नॉट डिपेंड ऑन द, ये भी बिल्कुल गलत है। अगला क्या है, कैन नॉट डिफाइन फॉर हेक्सागोनल, ये भी रॉन्ग हो गया। ऑल आर प्रोपोर्शनल टू द इंटरसेप्ट ऑफ द क्रिस्टल एक्सिस, ये भी गलत। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 which was asked in UKPSC लेक्चरर मेंस फिजिक्स 2015 में पूछा गया है। तो इस बार इसका भी एलटी में 100% आने के चांस हैं 2024 के लिए। बेटे तैयार हो जाओ, गलत मत करके आना। क्वेश्चन नंबर इज 17 इज दैट एक्सरे आर यूज्ड टू डिटेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल बिकॉज। बेटे एक्सरे क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। मैंने वो लास्ट रील में, मैंने एक शॉर्ट में मैंने डिस्कस किया था,
राहुल मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर गार्डन। ठीक है, जेवियर मतलब एक्सरे। एक्सरे एक्सरे का हम यूज करते हैं क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्यों करते हैं? एक्सरे आर नॉट हार्मफुल, ये तो बिल्कुल इलॉजिकल बात है। दूसरा क्या है, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे मैचेस विद द इंटरप्लेनर, कि जो वेवलेंथ होता है वो इंटरप्लेनर डिस्टेंस से मैच कर जाती है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक्सरे का यूज करते हैं टू डिटरमाइन द टू स्टडी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर? तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ब्रेक कंडीशन इज सेटिस्फाई, ये भी रॉन्ग है, और नन ऑफ दिस भी। तो बी क्या है इसका? बी इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑल्सो आस्क्ड इन यूकेपीएससी लेक्चरर फिजिक्स 2015। ठीक है, तो देखो लेक्चरर की बात करें तो 6 to 7 क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से आएंगे, और एलटी की बात करूंगा तो मिनिमम 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 3 और मिनिमम 1 तो आना ही आना है। क्वेश्चन नंबर 18 इज अ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक क्या करता है, सुपर कंडक्टर जो मटेरियल होता है रिपल करता है, अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्या करेगा? रिपेल ऑल द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू इट, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या करेगा, बाहर से जाने देगा। ठीक है, ठीक हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 is also asked in यूकेपीएससी लेक्चरर फिजिक्स मींस 2015। देखो बेटा, फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है सॉलिड स्टेट से 2015 में। क्वेश्चन नंबर 19 इज दैट व्हेन अ मेटल बिकम्स सुपर कंडक्टर, मेटल कब सुपर कंडक्टर बनता है, जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को क्या करते हैं, डिक्रीज करते रहते हैं, डिक्रीज करते रहते हैं। एक टाइम पर क्या हो जाता है, टेम्परेचर जो मेटल है उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। तो उस टेम्परेचर में क्या होता है, जो कंडक्टर होता है, जो मेटल होता है, वो क्या बन जाता है, सुपर कंडक्टर बन जाता है। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, व्हेन अ मेटल बिकम सुपर कंडक्टर देयर इज अ ट्रिमेंडस डिक्रीज इन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, डिक्रीज करने से घटते जाता है, और एक सर्टेन पॉइंट पर क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो वो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, रेजिस्टेंस की बात होगी। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज ऑल्सो आस्क्ड इन यूकेपीएससी लेक्चरर फिजिक्स 2015। देखो 6th क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया है। लेक्चरर में देख रहे हो 6 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस इज करेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए, ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में लिख लो इसको, ए बी सी। तो फर्स्ट को चेक करते हैं, ए बी सी आर द रेसिप्रोकल लैटिस। ए इक्वल टू 2 पाई, अगर ए आएगा तो यहाँ बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी, ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, अगर बी आएगा तो सी क्रॉस ए आएगा अपॉन वॉल्यूम, तो बी आएगा तो 2 पाई सी क्रॉस ए अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी, बी भी सही है। अगर सी आएगा तो ऊपर क्या आएगा, 2 पाई ए क्रॉस बी अपॉन नीचे ए डॉट बी क्रॉस सी। तो इसका मतलब ये क्या है, अब यहाँ पर क्या है, ऑल ऑफ दीज क्या है, करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज करेक्ट है। और ये एल टी 2024 में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। क्लियर है? सो दी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल ए बी सी आर रिप्रेजेंट द रेसिप्रोकल डेफिनेशन ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। ओके, अब आते हैं हमारे पास, इसकी सेकेंड यूनिट होती है मैग्नेटिज्म से। मैग्नेटिज्म इन मैटर भी है इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ दिस सीरीज इज द सब्सटेंस विथ नेगेटिव ससेप्टेबिलिटी आर कॉल्ड। देखो होता है क्या हमारे पास, एक होता है डाया, एक होता है पैरो, एक होता है फेरो। डाया क्या होता है, सबसे वीकेस्ट होता है, डाया इज द सबसे वीकेस्ट। अगर हम इसका टेम्परेचर वर्सेस ससेप्टेबिलिटी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये क्या आता है बेटे, टेम्परेचर पे, तो सबसे पहली बात ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, और स्मॉलर देन 1 आता है, स्मॉलर देन 1 आता है, और क्या आता है, निगेटिव आता है। देखो निगेटिव और कांस्टेंट, निगेटिव बट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो हमसे यहाँ क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि द सब्सटेंस विथ नेगेटिव ससेप्टेबिलिटी, पैरा तो 1 से बड़ा होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डाया, डाया, डाया,
diamagnetic is the correct answer of these questions. Okay, now moving on, question number 22. Question number 22. ठीक है, now moving on, question number 22. Question number 22 is that the temperature at which metal becomes superconductor. ठीक है, तो नील टेम्परेचर तो कहते हैं, नील टेम्परेचर रॉन्ग. क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? क्यूरी टेम्परेचर इज टेम्परेचर बिलो विच सब्सटेंस इज क्या? डायमैग्नेटिक, above which it will becomes ever, मीन्स क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? बिलो विच जो सब्सटेंस होता है पैरामैग्नेटिक होता है, और एबव क्या आ जाता है उसमें? फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी आ जाती है. क्लियर हो चुका है? क्लियर. बिलो, बिलो क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? बिलो क्या होता है हमारे पास? वो फेरोमैग्नेटिक होता है. बिलो क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक ही बने रहेगा, और जैसी एबव आएगा वो क्या होगा? उसमें पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, उसको क्यूरी टेम्परेचर कहेंगे. बिलो में तो क्या रहेगा? बिलो में क्या रहेगा? ठीक है, बिलो में तो फेरा ही रहेगा, एबव में क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक बन जाएगा. क्लियर हो चुका है? तो इसको क्यूरी बोलेंगे. डी वे टेम्परेचर क्या हुआ? इसमें जो स्पेसिफिक हीट होती है टेम्परेचर की डायरेक्टली क्यूब ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है. एट लो टेम्परेचर की बात हो रही है, एट लो टेम्परेचर की ही बात हो रही है. CV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब. और इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं. क्रिटिकल टेम्परेचर, या कभी कभी इसको आ जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर. क्या आ जाता है? ट्रांजिशन टेम्परेचर. ट्रांजिशन टेम्परेचर. ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 is also asked in upcoming examination. At low temperature, when T is theta d, means dB temperature है theta d, the phonon heat capacity is CV of a solid according to dB model. dB model कहता है कि जो CV होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T क्यूब के. एट लो टेम्परेचर जो होता है CV किसके इक्वल आता है? 3R के इक्वल आ जाता है, और ये इट विल भी हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट होता है. ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है. ठीक है, तो इसका जो डेरिवेशन के बाद जो करेक्ट एक्सप्रेशन आता है एट लो टेम्परेचर के लिए आता है 12/5 पाई की पावर 4 एन के बी इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी अपॉन थीटा डी की पावर क्यूब हो जाएगा. तो बी इज द करेक्ट आंसर. कभी कभी एन के बी को आर भी लिख सकता है, तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिए. क्लियर हो चुका है? तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 24. ठीक है, 24 हमारे पास क्या आ गया? 24 is question is that according to Dulong and Petit's law, the average energy of an atom of a solid temperature T कितनी होती है? हाफ के टी नहीं, रॉन्ग है. हाफ के टी भी रॉन्ग, 2 के टी भी क्या है? रॉन्ग. तो 3 के टी. ठीक है, 3R. के टी को हम आर लिख सकते हैं, तो 3 के टी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, विच इज प्रेजेंट ऑन डी. नाउ ठीक है, टुडेज लास्ट क्वेश्चन, टुडेज वीडियोज लास्ट क्वेश्चन इज दैट 25. 25 क्या है? अकॉर्डिंग टू डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ, एटॉमिक हीट कैपेसिटी, हीट एटॉमिक हीट ऑफ एन एलिमेंट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम. कांस्टेंट वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे तो ये कितना आएगा? 3R आता है हमेशा, और इट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट. इंक्रीजेस नो, डिक्रीजेस नो, बिकम जीरो नो, इट विल रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट. ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस. ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आज डिस्कस किए 25 क्वेश्चंस, क्योंकि जो एलटी में है 25 क्वेश्चन ही फिजिक्स के आएंगे. तो इन्हीं 25 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन क्या हो सकता है? एक या दो क्वेश्चन सॉलिड स्टेट फिजिक्स से पूछे जा सकते हैं. आपको कुछ ज़्यादा फालतू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, मैंने अपने कम्युनिटी में नोट्स भी इंसर्ट किया था. दोज स्टूडेंट्स विच वांट्स टू परचेज दीज सच टाइप ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स MCQ, ठीक है, तो कांटेक्ट विद मी, मैंने बोला भी था. अगर आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए, मोर देन 60, 70 टिल 100, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे? अपना रिस्पांस देंगे, जो कि पेड होंगे और बहुत ही लोएस्ट कॉस्ट में क्या होंगे? बाकी के जो MCQ हैं वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा. ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट एक ही है, इस बार LT पार, इस बार LT पार, इस बार LT पार. क्लियर है? तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करो. ठीक है, क्योंकि अब कुछ ही टाइम बचा हुआ है, अब एग्ज़ाम बहुत पास है. कि जो
रिवीजन करेगा वही जीतेगा, जो रिवीजन करेगा वही जीतेगा, क्योंकि आता इस लेवल पर आता सबको है। जो रिवीजन की हद क्रॉस करेगा ना, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो आप जितने भी दिन बचे हुए हैं, रिवीजन पर बहुत फोकस करें, जितना पढ़ लिया आपने उसको रिवाइज करें प्रॉपर इंटरवल में। क्लियर, यही क्या होगा, सक्सेस का की होगा। ठीक है, बाकी आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ते रहता हूँ। अच्छा लगता है कि इस तरीके की वीडियो जो मैं जिसमें मैं वर्क कर रहा हूँ आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है। डेफिनेटली पीडीएफ बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, ओके। तो आप ज़्यादा, आपका क्या टारगेट है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। ठीक, और इससे ज़्यादा अगर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है तो डीएम विथ मी। ठीक है, आई विल प्रोवाइड देम। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।